नमस्ते दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसकी जो बेसिक अवधारणा है, जो बेसिक चर्चाएं हैं, सबसे पहले हम उसको करते हैं। तो फैराडे साहब का एक प्रयोग है, फैराडे और लेनार्ड साहब का, हेनरी साहब का एक प्रयोग है। उनकी अवधारणा ये है कि जैसे हमने पूर्व चैप्टर में पढ़ा है कि गतिमान आवेश यानी करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग सर्किट जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यानी एक करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो जो इनकी धारणा थी कि अगर एक तार में मैं धारा प्रवाहित करता हूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसी न किसी कंडीशंस में करंट प्रोड्यूस करती होगी। तो इसको लेकर इनका सामान्यतः कुछ प्रयोग हैं। उनके प्रयोग का जो रिजल्ट है उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे और समझेंगे कि क्या इनका प्रयोग था। तो जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर उनका प्रयोग का था कि ठीक है, उन्होंने एक कॉइल लिया है जिसको एक सर्किट से जुड़ा है। इसे बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया है और एक सर्किट से जोड़ा है, ऐसे क्लोज पाथ बना दिया है, और एक मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं। एक मैग्नेट को इसको आगे पीछे लाते हैं, इसको मोशन करते हैं, मोशन की स्टेट में है, यानी आगे या पीछे इसको ले जाते हैं। तो जो ऑब्जर्व करते हैं इन परिस्थितियों को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले उनका जो है कि उन्होंने इसके पास मैग्नेट ला दिया, देखा इसमें इस करंट कैरिंग इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो जो गैल्वेनोमीटर है उसका कोई पाठ्यांक नहीं है, यानी इस स्थिति में उसमें कोई पाठ्यांक नहीं है, यानी इसमें इस सर्किट में बैटरी है नहीं, तो रियलिटी में से धारा कोई बहनी भी नहीं चाहिए और नहीं बहती है। लेकिन जैसे ही इस जो मैग्नेट है हमारे पास, इसको मूव कराते हैं, इसको आगे की इसकी तरफ लेके आते हैं तेजी से। और जब तेजी से लेके आते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की जो उसके निडल होती है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होती है। और जब डिस्प्लेस होती है तो इस बात का प्रमाण है कि इस सर्किट में थोड़ी बहुत धारा बही किसी क्षण में। फिर इसका उल्टा भी उन्होंने क्या किया कि इसको इससे दूर ले जा रहा है। तो दूर ले जाते समय भी क्या होता है कि इस गैल्वेनोमीटर में एक बार क्षणिक पाठ्यांक आता है, यानी निडल थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है। तो ये जो एक बेसिक जो प्रयोग है वो किसका, फैराडे साहब का प्रयोग है। और इसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें पाठ्यांक जो आया या इसमें जो धारा बही यानी गैल्वेनोमीटर विक्षेपित हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना, इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो हम अब तक सीख चुके हैं, दो तीन टर्म को हमको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, जो हमें याद रहनी चाहिए इस चीज को समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स का मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आवेश गतिमान है तो उसपे जो फोर्स की अनुभूति करता है, डाइवर्जेंस जो महसूस करता है, जो उसकी दिशा बदल जाती है। अगर कोई किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान हो गया तो उसपे जो फोर्स लगता है उसको मैं लॉरेंज फोर्स कहता हूँ। इसका मान जो होता है F डायरेक्टली इक्वल टू V क्रॉस V होता है, V क्रॉस V। उसको फॉर्मुलाइज करते हैं तो F इक्वल टू आता है QVB, अर्थात मैं कह सकता हूं कि QV क्रॉस V, और एक लाइन बढ़ाऊंगा तो आएगा ये क्या, QVB साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से ये जो होता है वो होता है लॉरेंज फोर्स, जो किसी एक आवेशित कण पे लगता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो। तो फिर से हम उस प्रयोग को डीप लेवल में समझते हैं कि जो ये करंट फ्लो करने का, यानी किसी कॉइल के आसपास से कोई मैग्नेट
मूव करता है तो क्या होता होगा। तो सीधे सीधे सामान्य सा मतलब है कि अगर कोई मैग्नेट है तो वो क्या जनरेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। तो जो फैराडे का प्रयोग है उसे साधन से निकल रहा है कि जब कोई क्वाइल है ना, उसके अगर उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार बदल रही हो, अगर बदल रही हो तो इस क्वाइल में क्या होता है, इस क्वाइल में क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होती है। अगर कोई क्वाइल है उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार बदल रही हो, जैसे हमने जो प्रयोग अभी फैराडे साहब का जो प्रयोग था वो क्या था कि चलो हमने एक क्वाइल लिया और उसके पास कोई सी मैग्नेट को आगे की तरफ या पीछे की तरफ मोशन देते हैं, यानी गति देते हैं। तो इससे क्या होता है, पहले इसे देखिए कि ये स्थिर रहे। अगर ये स्थिर होता है तो हमारा जो रिजल्ट था कि नहीं इसमें कोई करंट नहीं बह रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इस तरफ मूव करता हूं तो भी इसमें एक करंट बहती है, और इसको दूर की तरफ ले जाता हूं तो भी इसमें करंट बहती है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे निकल रही होंगी, मैग्नेट से, इस नॉर्थ साउथ पोल यानी मैग्नेट से निकल रही होंगी, वो तो जिस समय ये स्थिर है इसके पास में तो भी इससे निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस लूप से पास कर रही हैं, लेकिन उस लूप से पास करने का से कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस स्थिति में इस कॉइल से कोई करंट नहीं बहती है। लेकिन जैसे ही मैं इसको पास ले आता हूं या दूर ले जाता हूं तो जो मुझको उसमें क्षणिक अंतर दिखता है कि उस समय जैसे ही मैं उसको पास लाता हूं उस समय उसमें कोई करंट बह जाती है, और फिर जैसे ही मैं उसको दूर ले जाता हूं उस समय भी उसमें कोई करंट बह जाती है, लेकिन किसी प्रॉपर अवस्था में फिक्स कर देने पे उसमें कोई करंट बहती नहीं है। तो जो हमको समझ में आया वो क्या आया कि इसको पास लाने या दूर ले जाने से क्या बदल रहा होगा, उसको हमको सोचना है, उसको समझना है कि जो बदल रहा होगा वो क्या बदल रहा होगा। तो हमें लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास आएंगे उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दूर ले जाएंगे तो कम होती होंगी। तो यानी कहने का तात्पर्य जो आने पर भी उस मैग्नेट को पास लाने पर भी करंट फ्लो हो रहा था, दूर ले जाने पे भी फ्लो हो रहा था। तो हमें खोजना वो है कि आखिर उसको पास या दूर ले जाने पे क्या बदल रहा है। तो जो बदल रहा है तो मुझको समझ में आ रहा है कि वो जो कॉइल है उससे एसोसिएटेड यानी उससे संबद्ध जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी लगातार संख्या प्रभावित हो रही है। जिस समय वो पास आ रहा है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही होगी, और जिस समय दूर जा रहा होगा उस समय उसकी संख्या लगातार घट रही होगी। तो हमें समझ में आया कि ये जो कॉइल है ना वो इस परिवर्तन का विरोध करता है कि न वो संख्या घटनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक जो करंट कैरिंग कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एक करंट कैरिंग कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यदि हुआ क्या होगा यहाँ पे हमें समझ में आया कि अगर इस कॉइल में धारा बहने का दो कारणों को समझ में आया फैराडे के प्रयोग से, कि अगर कोई मैग्नेट इसके पास आ रहा हो तो, या तो कोई मैग्नेट इससे दूर जा रहा हो, तो इस कंडीशन में तो अगर पास आ रहा हो यानी इससे एसोसिएटेड जो चुंबकीय बल रेखा है उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और यहाँ जो है वो यहाँ क्या हो रहा है कि जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि जब दूर जा रहा है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही है, चुंबकीय बल रेखाएं, उनकी संख्या इससे जो पास कर रही होंगी उनकी संख्या में कमी आ रही है। और दोनों केसों में अगर इस लूप में धारा बह रही है तो तात्पर्य ये निकला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जो भी उनकी संख्या है, यदि उसमें बदलाव होगा तो इसमें धारा बहेगी, इस कॉइल में जो भी लूप है उसमें धारा बहेगी। तो हमको सारांश से समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या प्रभावित हो रही है, यानी कम हो रही है या अधिक हो रही है लगातार, तो उस लूप में धारा बहती है। तो एक ये रिजल्ट जो हमको है इसको नोट करना है कि हाँ, अगर कोई लूप है उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, वो प्रभावित होगी तो उस लूप में धारा बहती है। दूसरा जो इसका रिजल्ट है ना वो उसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो तमाम तरीके से और तरह से जो प्रयोग किए गए फैराडे साहब के, उसके क्या क्या रिजल्ट है। तो उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम ये भी है कि मैं एक यूनिफॉर्म यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैं एक लूप लेता हूं, उस लूप को मैं मूव कराता हूं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने जो लूप लिया है, यदि मैं इसको रोटेट करूं, इसको मैं आगे की तरफ धक्का लगाऊं, इस तरह से
आगे की तरफ बढ़ाऊं तो इस तरह से घुमाने पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, इसमें कोई करंट नहीं प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, हम कुछ और करके देखते हैं। तो हमने क्या किया ना कि एक स्थिति क्या कि इसको इसके इस वाले एक्सिस के परिधि इस तरह से रोटेट किया, यानी घूर्णन गति की भांति। तो जैसे ही मैं इस प्रकार से इसको घुमाता हूं तो यहां भी मुझको एक तरह की इस कॉइल में करंट मिलती है और यहां भी करंट मिलती है। तो मुझको लग रहा है कि यहाँ क्या बदल रहा होगा, ये भी सोचने का विषय है कि जैसे हमारा जो सिंपल प्रयोग था वहां तो देख रहा था कि इस कॉइल से जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो लगातार यहाँ बढ़ रही थी। इस केस में दूर जा रहा है तो कम हो रही थी, तो इस केस में करंट फ्लो ही ठीक है। हमने सीख लिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगातार बढ़ रही होंगी और ये बढ़ना नहीं, ये चाहता है कि मेरे अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो न बढ़े, और यहाँ चाहता है कि कम हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कम नहीं करना चाहता, इसलिए इसमें धारा बह रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इसको इस एक्सिस के प्रति अगर मैं ओमेगा वेलोसिटी दे देता हूँ, कोणीय वेग दे देता हूँ, तो इसमें भी तो भी इसमें धारा बह रही है। तो इस केस में यहाँ क्या होता होगा, तो हम विचार करें कि यहाँ क्या बदलता होगा। तो हमें लग रहा है कि जब मैं इसको इस कॉइल को यानी इस कुंडली को या इस रिंग को जब रोटेट कर रहा हूं, तो जैसे रोटेट कर रहा हूं तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहले तो ये एरिया, और एरिया की एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है क्षेत्रफल सदिश नाम से। क्षेत्रफल सदिश हम जानते हैं, क्षेत्रफल को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसके दो परपेंडिकुलर, अगर वो केवल एक सतह है, एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है जिसमें मोटाई नहीं है, तो उसकी दो लंबवत डायरेक्शन हम ले लेते हैं, एक लंबवत ऊपर की तरफ, एक लंबवत नीचे की तरफ। हम समझ सकते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है, तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होती है लंबवत ऊपर की तरफ होती है और लंबवत नीचे की तरफ। किसी एक क्वेश्चन में हम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर ये क्या है, इसमें मोटाई न हो तो कोई एक हम ले सकते हैं प्रॉपर किसी क्वेश्चन में। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा जो रिंग है उसकी भी एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी, एक तो अंदर की तरफ होगी, एक अंदर की तरफ होगी, एक बाहर की तरफ, हम कोई एक ले सकते हैं। हमने कहा कि अगर उसकी डायरेक्शन पे विचार करें तो घुमाने पे वो डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों वो क्या बदल रही है। अगर मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और मेरा इस तरह का कॉइल है, तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस समय पास हो रही है। अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊं तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी है, तो अब इससे चूंकि अब इसका इस तरह से प्रोजेक्शन लिया, इस सरफेस पे प्रोजेक्शन लिया जाए, तो इसकी एरिया इस प्रोजेक्शन पे कम हो गया, यानी इससे जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई। अभी मैं इसको इस तरह कर दूं तो अब भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की दिशा अगर अंदर की तरफ हो, तो अब अगर ये मोटाई निग्लेजिबल है तो इससे पास करने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो लगभग 0 के बराबर हो गई। तो हमें ये समझ में आया कि इस स्थिति में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में परिवर्तन आ रहा है। यानी हमको क्या सीखना था कि उस लोब से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनमें परिवर्तन हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमने उसमें परिवर्तन हो रहा था तो इसमें करंट फ्लो कर रही थी। और यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि अगर उस तरह से मैं घुमाता हूँ तो इसमें करंट बहती है। तो हमको समझ में आया कि हाँ, कुल मिला के यहाँ भी जो नंबर्स ऑफ लाइन्स हैं, नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ घट रही है। जिस समय उसको मैं इस पोजीशन में लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा अंदर की तरफ और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर, यानी दोनों के बीच का 90 का कोण, और दोनों के बीच का 90 का कोण, यानी इस समय इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक पेपर की तरफ हाथी काम कर रहा है, इससे कोई पास नहीं। और जिस समय वो इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भरपूर मात्रा में पास कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस समय पास कर रही है। तो मैटर ये ना कि ये बदलाव का विरोध करता है। क्या जो भी कॉइल है वो अपने अंदर बदलाव का विरोध, किस तरह के बदलाव का, वो नहीं चाहता कि परिवर्तन हो। किस प्रकार का परिवर्तन? फ्लक्स परिवर्तन। फ्लक्स क्या नई चीज है, हम सीखते हैं। हमने फ्लक्स का नाम सुना है, वैद्युत क्षेत्र में सुन लिया है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स नाम का कुछ होता है। वैद्युत फ्लक्स नाम का कुछ होता है, जो हमने फाई ई के नाम से पढ़ा है, जिसका मान होता है इंटीग्रेशन E.dA होता है, यानी EDA कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है, यानी वहां भी उसका वही मतलब होता था कि किसी प्रॉपर एरिया से कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं। तो प्रॉपर मुझको यहाँ भी हम जो देख रहे हैं वो ये समझ में आ रहा है कि हमें इस कॉइल से जो एसोसिएटेड चुंबकीय बल रेखाएं हैं,
चुंबकीय बल रेखाएं वो परिवर्तित हो रही हैं। यहाँ भी मुझको दिख रहा है कि यहाँ भी जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो भी किस पे वो भी किस पे डिपेंडेंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं कितनी पास कर रहे हैं। तो यहाँ भी एक टर्म डिफाइन होता है कि यहाँ क्या बदल रहा है या इस सिचुएशन में क्या बदल रहा है। तो मैं कहता हूं जो बदलता है उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम है उसका? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम है उसका? मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी हमको एक नई टर्मिनोलॉजी परिभाषित करनी पड़ेगी कि इस केस में फैराडे का जो ये प्रयोग है उसमें जो मैं कहूंगा कि ठीक है करंट फ्लो करती है, किस कंडीशन में फ्लो करती है? तो बदलता है। क्या बदलता है? नंबर ऑफ पासिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू द कॉइल। जो कॉइल से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यानी चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या बदल रही हो। तो उनको एक छोटा सा मैं नाम दे देता हूं। क्या नाम देता हूं? मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स होता था, वहां वैद्युत फ्लक्स को मैं कहता था कि किसी प्रॉपर एरिया से जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं उनको काउंट कर लें, वो क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, इसको फाइव बी से दिखाएंगे और ये फाइव बी क्या होगा? ये भी किसी प्रॉपर एरिया से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं पास कर रहे हैं उसको मैं कहूंगा। तो अगर इसको डेफिनेट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 5b इक्वल टू इंटीग्रेशन b डॉट डी। ठीक है ना? b डॉट डी। अब डॉट यहां क्यों लगाया? इसका बेसिक सा रीजन था। बेसिक सा रीजन का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ही क्यों किया? तो हमें प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक दृष्टि से प्राप्त हुआ कि जिस समय अभी इस कॉइल में ही उदाहरण हम लें तो जिस समय दोनों यानी मैग्नेटिक फील्ड बी और इस एरिया वेक्टर, इसका जो एरिया वेक्टर है अभी इस समय अंदर की तरफ है, यानी दोनों जब एक दिशा में होते हैं यानी दोनों के बीच का जब एंगल 0 होता है उस समय जो फ्लक्स होता है यानी नंबर ऑफ काउंट ऑफ जो गिनके चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या है वो क्या है? मैक्सिमम है। किस केस में? जिस समय बी और ए के बीच का कोण 0 होता है। और हमको जो समझ में आया कि जैसे वो घूम के यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अंदर की तरफ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ एरिया वेक्टर को घुमा देता हूँ और इसकी दिशा क्या हो जाती है? इस तरफ हो जाती है। तो इस समय तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है, यानी दोनों के बीच का कोण क्या हो गया? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और बाहर का, और जो एरिया वेक्टर है यानी वैद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्रफल की दिशा है वो इस तरफ लंबवत, इस तरह से लंबवत। तो दोनों के बीच का जब कोण 90 है उस समय क्या हो रहा है? जो इससे पास करने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो लगभग 0 के बराबर है। तो मैं कहता हूं कि जिस समय कोण 90 रहता है उस समय इससे जो पास करने वाली चुंबकीय बल रेखाएं वो 0 है। जिस समय 0 अंश का कोण है दोनों में, किसमें? बी और ए में, तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड पास करे वो मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ अगर मैं कहूँ कि कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों क्या है? सदिश है। डी ए यानी मैं क्षेत्रफल को भी क्षेत्रफल सदिश के नाम से जान रहा हूँ कि हाँ वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और बी को भी जानता हूँ ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का गुणा करना होता है तो आप या तो क्रॉस कर सकते हैं या तो गुणा। तो हमको प्रैक्टिकल से पता चला कि यहाँ डॉट होना चाहिए। डॉट इसलिए होना चाहिए कि जिस समय 0 होता है उस समय यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी प्राप्त होती है। जिस समय इनके बीच का कोण 90 होता है उस समय जो क्वांटिटी है 5b वो 0 प्राप्त होती है। तो हमें समझ में आया कि इसलिए यहाँ डॉट होगा क्योंकि डॉट में ही क्या होता है? बी डी ए कॉस थीटा। डॉट जब टूटता है तो कॉस थीटा लेके आता है और कॉस थीटा में ही 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। और कॉस 0 का मान 1 यानी मैक्सिमम हो जाएगा। वहां पे कॉस हट जाएगा क्योंकि कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। बी ए के बराबर चुंबकीय बल जो चुंबकीय फ्लक्स है वो मिल जाएगा मुझे। तो इतनी चीजें हमको समझ में आया कि हाँ जो हमने ये खोज लिया कि जो भी यहाँ बदल रहा था वो क्या बदल रहा था। तो जो बदल रहा था उसका नाम हमने क्या रखा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम रखा? वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स। तो हमने सीखा कि जो फैराडे का प्रयोग है जिसमें हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? वहां फ्लक्स बदलना चाहिए। कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलना चाहिए। अगर बदल रहा होगा तो उस क्वाइल में या जो जिस तरह, जरूरी नहीं कि क्वाइल जो हम लूप ले रहे हैं वो हमेशा सर्कुलर किसी आकार का हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, किस तरह का भी हो सकता है, बस क्लोज परिपथ है उससे एसोसिएटेड क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हो तो उसको मैं फ्लक्स कह देता हूं। और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा तो मैं फैराडे के नियम से, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीख लिया कि वहां कोई करंट बहती है। तो हमें ये समझ में आया कि वास्तव में ये जो करंट प्रोड्यूस हो रही है ना वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है? तो वो विरोध करती है किसका?
फ्लक्स न बदले, जो उससे फ्लक्स जो जा रहा है इस समय, फिलहाल मैं कहूं कि अभी जैसे जैसे पास आएगा उससे फ्लक्स की संख्या बढ़ने लगेगी। तो वो इसको दिक्कत क्या है कि ये कहता है कि मेरे मेरे किसी निश्चित टाइम पे मुझसे जितना फ्लक्स जा रहा है उतना ही फ्लक्स जाए, उससे फ्लक्स का मान बढ़ना नहीं चाहिए। और यानी बढ़ने की बात नहीं कर रहा है, ये परिवर्तन की बात कर रहा है, इसको परिवर्तन पसंद नहीं है। तो ये कहता है कि जितना मेरे में फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, किसी प्रॉपर टाइम में उतना ही जाए, न बढ़े और न ही घटे। यानी जिस समय घट रहा था उसमें उस समय भी कुछ इसमें दिक्कत आ जा रही थी और करंट प्रोड्यूस हो जाती थी। जिस समय बढ़ रहा था फ्लक्स इससे, तब भी इसमें कुछ दिक्कत आ जा रही है और करंट प्रोड्यूस हो जा रही है। अभी इस चुंबक को वहीं रोक देते हैं, अभी किसी नहीं चलाते हैं तो कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होती। तो समझ में क्या आया कि जो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आया कि अगर किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, अगर उसकी संख्या में परिवर्तन आ रहा है, लगातार उसकी संख्या या तो बढ़ रही है या घट रही है, दोनों में से कोई, तो उस करंट में प्रोड्यूस होगा क्या, करंट। क्यों? तो इसका इस तरह से रीजन आप समझ सकते हैं कि जो कॉइल है ना उसमें एक प्रॉपर्टी है, जो भी कॉइल या लूप है, कैसा भी लूप है, उसमें एक प्रॉपर्टी है कि वो परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का किस प्रकार का परिवर्तन? कि वो चाहता है कि मुझसे जितना फ्लक्स जा रहा है उतना ही फ्लक्स जाए, न बढ़े न घटे। तो देखते हैं, अगर एक लूप मैं लेता हूं तो वो लूप करता क्या होगा बेसिकली ना। मैं कहता हूं एक लूप है और मैं कह रहा हूं कि अगर इससे अंदर की दिशा में, मैं कह रहा हूं कि अंदर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं इसको कह रहा हूं कि मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूं। अगर इस तरह से घुमा रहा हूं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अगर इस तरह से घुमाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा क्या कि अगर मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूं, अंदर की तरफ इसको रोटेट करा रहा हूं, तो इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक कांस्टेंट है, लेकिन इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उस कॉइल से जो पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे ही कम होगा, अगर कम होगा तो ये कॉइल क्या चाहता है, कॉइल चाहता है कि कमी नहीं होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी मैं सिंपल उदाहरण लेता हूं, थोड़ा सा जटिल हो गया, मैं सिंपल लेता हूं। मैं कहता हूं कि हम वही उदाहरण लेते हैं, ये वाला। हमने एक कॉइल लिया, और इसके पास में एक मैग्नेट है जो इससे दूर जा रहा है, ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ये इससे दूर जा रहा है। और दूर जा रहा है तो यानी ये कंफर्म हो गया कि इसमें जो है, जो एसोसिएट इसके कारण जो इससे फ्लक्स पास हो रहा होगा उसकी संख्या में कमी आ रही है, जो कि नॉर्थ है, साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ निकलती हैं रेखाएं, तो ऐसे ऐसे निकल रही होंगी। यानी ये जो लूप है, अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो इसी तरह से कि ये छोटा सा लूप और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ऐसे जा रही हैं और ऐसे घूम के निकल रही होंगी, यानी इसमें अंदर की तरफ, यानी इसमें क्या है, अंदर की तरफ, इस कॉइल में अंदर की तरफ जो है, अगर मैं इस तरह से छोटा सा बनाऊं एक, तो इस तरह से रिंग है, आप कल्पना करना पड़ेगा आपको, इस भांति ये रिंग है, और यहाँ आपका ये नॉर्थ साउथ पोल वाला मैग्नेट है, और ये इधर की तरफ जा रहा है। तो इसमें अंदर की तरफ, यानी इस तरफ से आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उनकी संख्या में कमी आ रही है। तो ओवरऑल जो हमको समझ में आया वो क्या समझ में आया कि करंट की दिशा, जो भी करंट इसमें डेवलप होने वाला है, जो भी करंट किसी कॉइल में डेवलप होने वाला है, उसकी दिशा में उसको फाइंड आउट करनी होगी। तो मैं ये समझूंगा कि अगर फ्लक्स परिवर्तन जो हो रहा होगा, यानी फ्लक्स परिवर्तन मैं कहूँ कि कमी हो रही होगी। अगर फ्लक्स परिवर्तन क्या हो रहा है, यानी उससे जो कॉइल है उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, उससे संबंधित जो फ्लक्स है, उसकी संख्या में कमी हो रही होगी। तो इसमें जो डेवलप्ड धारा है, यानी इसमें जो प्रेरित धारा होगी, उसकी दिशा वह होगी कि वो उसको बढ़ा के मैनेज करे, ताकि कमी हो रही है तो उस कमी को फिलअप करे। ठीक है, तो यानी यहाँ धारा सहयोग कर रही होगी उस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट इस दिशा में, यानी इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी तो इसी दिशा में और जनरेट करके उसको जो कमी आ रही है उसको पूरा करेगी। और मैं कह रहा हूं कि अगर उसका उल्टा हो रहा हो, यानी ऐसे केस हो जिसमें कुंडली से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है उसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा हो,
लगातार बढ़ रहा हो, तो अब जो उसमें प्रेरित धारा होगी ना, वो इस प्रकार से जनरेट होगी कि वो उस जो बढ़ने की दर है, जो बढ़ रहा है, जो भी नंबर अभी उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हो 3 जा रही थी, अभी 4 हो गई, अभी 5 हो गई, तो उसको बढ़ने ना दे, यानी अपने आप में ऐसी धारा को डेवलप करेगा जो उसको, यानी उसके विरोध में, यानी उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके विरोध में मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो बनाएगा, ताकि ओवरऑल क्या हो, घटे, और घट के क्या हो, यानी वो चाहता है कि परिवर्तन न हो, यानी घट के क्या हो, उसको लगे कि न बढ़ रही है, यानी वो चाहता है कि उस परिवर्तन का विरोध करे, यानी बढ़ रहा होगा तो वो उस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप करेगा जो उसका विरोध करे। और यदि उस एसोसिएटेड रिंग से, क्वाइल से जो फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो वो ऐसी धारा को जनरेट करेगा जो उसका सपोर्ट करे और कम न होने दे। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा, और इससे निकल के आता है क्या, लेंज लॉ। क्या निकल के आता है, लेंज लॉ, और इसी को मैं लेंज लॉ कह देता हूं, जो ये बताता है कि हाँ, जो प्रेरित धारा, यानी जो इसमें धारा प्रोड्यूस होगी, वो जो किसी क्वाइल में जो धारा प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या होती है, उसकी दिशा ऐसी होती है कि वो उसी चीज का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है। सीधे सीधे तो लाइन में आप जो लेंज लॉ लिख सकते हैं कि लेंज लॉ जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन, किसी क्वाइल में इंड्यूस्ड करंट, जो अभी धारा प्रेरण से बह गई अपने आप, फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो धारा प्रोड्यूस हो गई, उसकी डायरेक्शन को बताता है क्या, लेंज लॉ। वो ये बताता है कि जो प्रेरित धारा होती है, जो उसमें धारा अभी उत्पन्न हुई, वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है। यानी अगर फ्लक्स बढ़ने से उत्पन्न हुई है तो फ्लक्स बढ़ने नहीं देगी, अगर फ्लक्स घटने से उत्पन्न हुई है तो फ्लक्स घटने नहीं देगी, ठीक है ना। यानी जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का वो विरोध करती है, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा सा सीखा कि ठीक है, हाँ, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। तो हमने इस पूरी जो परिचर्चा की, हमने उससे क्या समझा कि एक क्वाइल है, और यदि क्वाइल से एसोसिएटेड जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसमें परिवर्तन आता है, किसी भी तरह का परिवर्तन, या तो बढ़ रहा हो, फ्लक्स की संख्या लगातार बढ़ रही हो या घट रही हो, दोनों केस में उसको क्या दिख रहा है कि उसमें एक करंट डेवलप्ड होगी। तो जो डेवलप्ड करंट है उसको मैं क्या कहता हूं, प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा, कभी भी कोई धारा तभी बहती है जब कोई विभवांतर हो। तो जो यहाँ विभवांतर, यानी जो उसको नाम मैं दूंगा वैद्युत वाहक बल, तो जो भी यहाँ वैद्युत वाहक बल डेवलप्ड होगा उसको मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहूंगा। जो धारा यहाँ डेवलप्ड हो रही है उसको मैंने वैद्युत धारा, मैं प्रेरित धारा मैं नाम दूंगा। और इस पूरी घटना को कि अपने आप फ्लक्स परिवर्तन से किसी क्वाइल में, कुंडली में धारा डेवलप्ड हो गई, तो इस पूरी परिघटना को मैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहता हूं। तो वाला सारांश आपको समझ में आना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का तात्पर्य सीधे सीधे से आप ऐसे बता सकते हैं कि किसी क्वाइल या किसी कुंडली, किसी लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स, जो भी चुंबकीय फ्लक्स है उसकी क्या हो, वो बदल रहा हो। यानी आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इस तरह की घटना हो रही हो कि किसी एसोसिएटेड क्वाइल से, रिंग से जो चुंबकीय फ्लक्स है वो लगातार बदल रहा हो। वो कम भी हो सकता है, वो लगातार बढ़ भी सकता है, दोनों केस। तो उस क्वाइल में एक धारा बहती है, और उस धारा को मैं क्या नाम देता हूं, प्रेरित धारा देता हूं। और प्रेरित धारा, कोई धारा कभी बह सकती है जब वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो तो धारा बहेगी। और इस पूरी परिघटना को मैं क्या कहता हूं कि हाँ, फ्लक्स परिवर्तन के कारण धारा बह गई, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो इस पूरी परिघटना को मैं क्या कहता हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहता हूं। यानी आपको क्या समझ में आया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने सिखा दिया। हमने बात कर लिया कि जो लेंज लॉ होता है, यानी डायरेक्शन बताना कि उसमें जो धारा प्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप सीधे सीधे एक लाइन में कह सकते हैं कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई। यानी मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, तो अगर इसमें धारा फ्लक्स परिवर्तन की कमी, फ्लक्स परिवर्तन के कम होने से उत्पन्न हुई, तो ये जो धारा इसमें उत्पन्न होगी वो किसका विरोध करेगी कि कम न हो। किसका विरोध करेगी, जो फ्लक्स कम हो रहा है वो कम न हो। इसको सीधा सीधा, ये बहुत पुराने ख्याल होते हैं, ख्यालातों की कुंडली है, ये क्या चाहती है, इसको परिवर्तन पसंद नहीं है, ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती, ये फ्लक्स परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। कम हो रहा होगा तो उसको बढ़ाने का प्रयत्न करती है, और उसको बढ़ाने के चक्कर में अपने आप में धारा डेवलप करती है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना या घटाना है तो भाई पहले से इसमें 10 रेखाएं पास हो रही हैं और इसको 9 करनी है, तो पक्का एक उसके विरोध में उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस कौन कर सकता है, तो हम सीधे जानते हैं पिछले चैप्टर से कि गति जो
वैद्युत धारा होती है वह मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो सीधा सीधा वो जो मूल सारांश समझ में आता है कि जो कॉइल में अपने आप में एक गुण है, वो गुण क्या है? परिवर्तन का विरोध करना। कौन से परिवर्तन का विरोध करना? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करना। और वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है वो उसमें अपने आप में एक सेल्फ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, जिसको मैं विद्युत वाहक बल कह देता हूं। और अपने आप में एक धारा बहने लगती है उस परिवर्तन का विरोध करने के लिए कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा हो तो न बढ़े, अगर घट रहा हो तो न घटे, तो अपने आप में करंट प्रोड्यूस हो जाती है। उस करंट को मैं नाम देता हूं प्रेरित धारा, और उस विभवांतर को मैं नाम देता हूं विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक चर्चा थी EMI की, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इस पूरी घटना को मैं क्या कहता हूँ? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहता हूँ। तो इसमें हमने जो लेंज का नियम हो गया वो हमने पढ़ लिया। लेंज लॉ जो होता है वो हमने सीख लिया। लेंज लॉ ये डायरेक्शन बताता है, और इसका मतलब आपने अच्छे से सीख लिया कि ये, जैसे मैं कहूं कि डायरेक्शन आपको निकालनी है, तो अगर किसी कॉइल में चुंबकीय बल जो चुंबकीय बल रेखाएं हों, यानी फ्लक्स, मैं सीधे सीधे फ्लक्स कहूंगा, क्या कहूंगा? फ्लक्स परिवर्तन, यानी φB कहूंगा। यदि φB में कमी आ रही होगी तो जो इसमें करंट बहेगी वो इस डायरेक्शन में बहेगी कि वो इसको बढ़ाए, और यदि φB बढ़ रहा होगा तो उसमें करंट इस डायरेक्शन में बहेगी कि वो इसको, इस फ्लक्स के मान को घटाए। ठीक है, तो मैं कहता हूं, चलो एक उदाहरण लेता हूं कि ये कॉइल है, अभी लगातार इसके B के मान में जो B का मान है ये कम हो रहा है। मैं कहता हूं कि जो φB है, φB यो BA है। ठीक है, BA, और मैं कहता हूं कि B लगातार बदल रहा है। इसमें ये चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदल रहा है, तो मैं कहता हूं कि इस करंट में इसमें कौन सी धारा बहेगी? तो मैं कह रहा हूं कि इसमें ऐसी धारा बहेगी, यानी मैं इसको देखता हूं कि किस तरह की धारा बहे, तो मैं हाथ को कर्ल की तरह बनाता हूं, यानी इस डायरेक्शन में यदि धारा को बहाऊं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो आगे की तरफ प्रोड्यूस होगी, और यदि ये कम हो रहा है फ्लक्स तो इसमें ऐसे नहीं, ऐसे बहनी चाहिए, यानी इसमें धारा इस प्रकार से बहे, तो ये जो इस धारा के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की तरफ होगा, और जो कमी हो रही है उसको फिलअप करेगा। अगर मैं कहूं कि यदि इसी केस में कहूं कि नहीं, जो φB है ये B जो लगातार कम हो रहा है, यानी फ्लक्स लगातार कम हो रहा है, और फ्लक्स लगातार कम हो रहा है, तो फ्लक्स लगातार कम हो रहा है, तो मैंने बताया कि इस तरह की धारा बहेगी और उसको फिलअप करने का प्रयत्न करेगा। मैं कह रहा हूं लगातार अब बढ़ रहा है, अब लगातार B का मान बढ़ रहा हो, तो ये कॉइल है, ये कहता है नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसमें ऐसी धारा बहेगी कि जो डेवलप करे इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड को, जो ओवरऑल इसको घटा के कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करने का प्रयत्न करे। तो यानी इस कंडीशन में इस प्रकार से धारा बहेगी और ये डेवलप करेगा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और कितना करेगा? उतना करेगा कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगातार बढ़ रही थी जस्ट उसी के बराबर करेगा, कि उसको कट कर दे, क्योंकि अंदर की तरफ बाहर की तरफ दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जो हमारा उससे एसोसिएटेड फ्लक्स हो वो कांस्टेंट बना रहे। इस प्रकार का इसका प्रयत्न होता है। इसी को मैं लेंज लॉ कहता हूं, कि वो लेंज लॉ वास्तव में डायरेक्शन बताता है। थ्योरेटिकली आप दो लाइन में कह सकते हैं कि जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा को लेंज लॉ बताता है, और क्या बताता है कि जो प्रेरित धारा होती है वो उसी का विरोध करती है जिससे वो पैदा होती है, जिससे वो जन्म लेती है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, फैराडे का जो प्रथम नियम है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, यानी फैराडे का नियम जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली क्या बताया, हमें एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो अगर ये कोई कॉइल हो और इसमें लगातार इसके फ्लक्स में इसमें लगातार फ्लक्स में φB में परिवर्तन हो रहा हो, तो इसमें जो परिवर्तन की दर है ना, वो इसमें प्रोड्यूस EMF के बराबर होता है। EMF मैं फिर से बोलता हूं, EMF ना, EMF यानी इसी को मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहूंगा। क्या कहूंगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहूंगा। इसका तात्पर्य क्या? वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल।
ये बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस की बात ही काम करता है, या प्रेरित हुआ है तो मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कह देता हूँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल कह देता हूँ। तो इसी के बारे में फैराडे का नियम बताता है। वो कहता है कि अगर इसमें phi b में लगातार परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ लगातार वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदल रहा है, तो जो उत्पन्न वैद्युत वाहक बल E है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी फाई अपॉन डी टी के, डी फाई अपॉन डी टी के। ठीक है, और ये माइनस मैं लगाता हूं, इसलिए लगाता हूं क्योंकि अभी लेंज लॉ से हमने सीखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जन्म लेगा ना, जो उत्पन्न होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो इसमें करंट इसके कारण उत्पन्न होगी, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा उसके विपरीत होगी, कि वो इस प्रकार होगी कि जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके विरोध में, जैसे फ्लक्स बढ़ रहा हो तो उसको घटाने के लिए प्रयोग की जा रही हो, अगर घट रहा हो तो उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा रही हो, तो उसको बता रहा है कि वो हमेशा अपने ओरिजिन का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हो रही है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है, इसका न्यूमेरिकली कोई बहुत खासा मतलब नहीं है। तो आप सीखेंगे तो इसको मैं बनाता हूं तो क्या लिखता हूं, इसको बनाता हूं तो लिखता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमेशा रूल है कि हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का मान एक्सपेरिमेंटली यहाँ 1 दिखा जाता है, तो मैं डायरेक्टली इसको इस प्रकार लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, यदि मैं कहूँ कि इस तरह के कई क्वाइल हों, या इस क्वाइल पे ही कई फेरे लपेटे गए हों, इस क्वाइल पे ही कई फेरे लपेटे गए हों, n फेरे लपेटे गए हों, तो इसी फॉर्मूले में मैं क्या कर लूंगा, मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये फैराडे का नियम हो गया, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम हो गया, विद्युत प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो गया। हमने क्या क्या सीख लिया, हमने फ्लक्स के बारे में सीखा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये फ्लक्स क्या होता है, फाई बी होता है, बिल्कुल वैद्युत फ्लक्स की तरह, और इसका मान क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। तो यहाँ पे हमको इसका मात्रक जो होता है उसको मैं इसके मात्रक को क्या कहता हूँ, वेबर कहता हूँ। क्या कहता हूँ, वेबर कहता हूँ। यानी फाइव बी का जो मात्रक है वो क्या है, वेबर। और उस तरह अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा, बी का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। और एरिया का तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही मैं क्या कहूंगा, वेबर कहने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ क्या है, ये फाइव बी है, जिसको फाइव बी आप हर जगह लिखेंगे। फाइव बी का डिनोटेशन का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स, और ये समय के साथ बदल रहा है। समय के साथ बदलने को मैं दिखाता हूँ तो वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, अगली चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे इसके आगे की। धन्यवाद।